नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मेरा नाम कुणाल पटेल है और मैं लेक्चरर हूँ वीपीएमपी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 3, बिहेवियरल डायनेमिक्स, एंड द टॉपिक नेम इज स्टडी फॉर बिहेवियरल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स है बिहेवियर स्टडी क्यों होती है, स्टडी फॉर बिहेवियरल एनालिसिस थ्रू वेरियस मेथड्स। सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये बिहेवियर स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है मैन, और वो ही बाकी के जो रिसोर्स है उसको मैनेज करेगा। इसीलिए जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक व्यक्ति का, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कैसा बिहेवियर है और वो किससे अफेक्ट करता है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर वो हमें पता है तो इट विल बी इजी टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज। सो two or more person performs the activities in a group for attaining some common objectives. Study of interpersonal relations, attitude of the person towards the work and towards the co-employees, mental health of a person। जैसे हमने देखा कि जो व्यक्ति है उसका एटीट्यूड अपने काम के प्रति और अपने जो दूसरा को स्टाफ है उसके प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, वो जानने के बाद ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना इजी रहता है। इसीलिए हम ये उसके बिहेवियर की जो स्टडी है वो करते हैं। हेंस द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशन बिकम एसेंशियल। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब एक से ज्यादा लोग जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी कंपनी है वो कंपनी का जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए सब लोग मिलकर वो अचीव करते हैं। तो वहाँ पे एक का दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है वो समझना और वो मैनेज करना, और उसके लिए ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी जो है वो जाननी जरूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशंस स्टडी इज यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे हमने देखा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति बिहेवियर अगर हम समझ पाते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिहेवियर जो है वो एनालिसिस करने की 3 मेथड बताई गई है। तो वो है, एक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, दूसरा है जौहरी विंडो और तीसरा है गेम थियरी। तो ये जो थियरी है उसके माध्यम से वो बिहेवियर का एनालिसिस कैसे हो सकता है वो हमें पता चलेगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एरिक बर्न और थॉमस हैरिस उन्होंने हमें ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है उसके अंदर हमें 2 स्ट्रेटेजी, उन्होंने 2 कैटेगरीज हमें दी है। तो नंबर 1 जो है वो है ईगो स्टेट, और यहाँ पे उन्होंने उसको डिवाइड किया है 3 टाइप ऑफ ईगो स्टेट में। नंबर 1 इज अ चाइल्ड ईगो स्टेट, नंबर 2 इज अ एडल्ट ईगो स्टेट, नंबर 3 इज अ पेरेंट ईगो स्टेट। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझे कि सपोज कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, अगर वो कोई शॉपिंग मॉल में जाता है तो उसको अगर कोई वॉच खरीदनी है तो वो चाहे कितनी भी महंगी होगी वो पहले वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो पसंद करेगा, और अपने जो फ्रेंड के ग्रुप है उसमें कहेगा मैं तो यही वॉच लूंगा। उसके बाद जो उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो देख के उसको थोड़ा उसका जो विचार है वो एक बार थोड़ा बदल जाएगा कि इतनी महंगी कॉस्ट, तो वो उसका जो ईगो स्टेट है वो बदल गया। अगर वो परचेस कर लेता है तो फिर घर पे जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए वो चाइल्ड ईगो स्टेट में चला जाएगा। तो ये एक ही पर्सन में अलग अलग समय पे अलग अलग ईगो स्टेट होता है। तो ये जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को पहचानने में थोड़ा हेल्पफुल रहता है। उसके अंदर है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, मतलब एक ईगो स्टेट है वो दूसरे ईगो स्टेट का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। फिर है कॉम्पिटिटिव ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे एक ईगो स्टेट जो है वो दूसरे ईगो स्टेट को कॉम्पीट करता है।
और तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। मतलब वो सब जो तीनों ईगो स्टेट है वो एक दूसरे से कई बार डिपेंडेंट भी होते हैं या नहीं भी होते हैं। फिर जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रोक्स एंड गेम्स। स्ट्रोक क्या है? तो स्ट्रोक आर द क्रिटिकल इवेंट दैट गिव्स अस थ्रस्ट टू द माइंड। कई बार ऐसी कुछ मेमोरीज हो जाती है कि वो मेमोरी जो है वो जो व्यक्ति है उसको उसके दिमाग को थ्रस्ट देता है, धक्का लगता है जिससे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रोक। और वो स्ट्रोक के वजह से उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा है गेम्स। गेम्स क्या है? तो गेम्स रिफर्स टू द ड्यूअलिटी इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो दिखाता कुछ है और है कुछ, मतलब उसके मन में कुछ है और लेकिन बाहर कुछ दिखाता है। तो कई बार ये जो इंडस्ट्री के अंदर प्रमोशन के लिए या फिर जहाँ पे कंपटीशन होती है तो वहाँ पे ये ड्यूअलिटी कई बार दिखाई जाती है। तो वो है गेम्स। उसके बाद है जौहरी विंडो। और जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, ये दोनों ने मिलकर ये थियरी दी है, इसीलिए ये जो जौहरी विंडो नाम है वो जोसेफ का जो और हैरी इंगम का हैरी, तो ये दोनों मिलाकर ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम दिया गया है जौहरी विंडो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 विंडो जैसी हमें दिख रही है। तो इट एक्सप्लेन्स द 4 स्टेट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी का भी व्यक्तिगत बिहेवियर है वो 4 प्रकार का बिहेवियर यहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्ट करने का प्रयत्न किया है। पहला जो है वो है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ का अर्थ क्या है कि जो हमें पता है और जो दूसरों को भी पता है। यहाँ पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। हमारे बारे में हमें भी पता है और दूसरों को भी बारे में भी दूसरों को भी पता है। तो वो क्या है? ओपन है, सबको पता है, खुली किताब जैसा है, तो उसको बोलते हैं ओपन सेल्फ। द सेकंड वन इज अ हिडन सेल्फ। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो। हिडन का मतलब है छुपाना, मतलब हमारे बारे में हमें पता है लेकिन हमने कुछ छुपाया है, तो मतलब दूसरों को पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे हिडन सेल्फ में, तो नोन टू सेल्फ हमें पता है, अननोन टू अदर्स किसी और दूसरों को पता नहीं है, सो उसको बोलते हैं हिडन सेल्फ। नंबर 3 इज अ ब्लाइंड सेल्फ। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो। मतलब अननोन टू सेल्फ, हमें पता नहीं है लेकिन दूसरों को पता है। कई बार हम ऐसा बिहेवियर में बोलते हैं कि क्या अंधा हो गया, उसे दिख नहीं सकता क्या, उतने दिखता नहीं है उसे। तो ऐसा होता है कई बार कई सिचुएशन में कि जो व्यक्ति है उसको खुद को नहीं पता है लेकिन उसको दूसरे लोग ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। और जो तीसरा लास्ट वन है वो है अननोन सेल्फ। का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू नॉर अदर्स नो। मतलब हमारे बारे में हमें भी पता नहीं है और दूसरों को भी पता नहीं है। तो यहाँ पे कई बार ऐसी पर्सनालिटीज होती है जो अभी तक उजागर नहीं हुई है। तो मतलब कई बार कई व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी होती है कि जो किसी को भी पता नहीं, उसको खुद को भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता है, कई बातें भी ऐसी होती है, तो उसको जो बोलते हैं अननोन सेल्फ। और ये जो 4 अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है, इससे किसी को जानना थोड़ा इजी रहता है। और जो लास्ट थियरी है वो है गेम थियरी। गेम थियरी के अंदर हम देखेंगे रेशनल एनालिटिकल बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमिक मैन इज टू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द डील। अगर कोई इकोनॉमिक मैन है जो अपनी बुद्धि की वजह से या कैलकुलेटिव बिहेवियर की वजह से कोई भी जो डील हो रही है, एक या 2 व्यक्ति के बीच में जो भी डील हो रही है, उससे वो क्या बेनिफिट ले रहा है। तो डील विच अकर्स बिटवीन द 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा कोई पार्टी है उसके बीच में जो भी डील हो रही है उसके कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डील कैन हैव रिजल्ट्स ऑफ 3 स्टेट्स इन द इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर में उसके 3 स्टेजेस है। नंबर 1 इज अ जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम एंड नेगेटिव सम गेम। तो उसका दूसरा नाम भी है। जीरो सम गेम है उसको बोलते हैं विन लूज गेम, पॉजिटिव सम जो है उसको बोलते हैं विन विन गेम, और नेगेटिव सम गेम है उसको
लूज लूज गेम। यहाँ पे जो सम शब्द है मतलब जो भी समेशन करोगे तो आइदर जीरो होगा, तो एक लूज होता है तो एक विन होता है तो जीरो हो गया। यहाँ पे दोनों विन होते हैं तो उसका समेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दोनों लूज होते हैं तो उसका समेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है जीरो सम गेम, विन लूज गेम। तो उसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें हम तो गैम्बलिंग का एक एग्जाम्पल दिया गया है। गैम्बलिंग में क्या होता है कि एक से ज्यादा मतलब पार्टी के बीच में डील होती है, और उसमें या तो कोई जीतता है तो दूसरा हारता है, कोई भी एक जीतेगा या मतलब एक या एक से ज्यादा जीतेगा तो कोई ना कोई तो लूज होगा ही। तो गेन ऑफ वन पार्टी इक्वल्स टू द लॉस टू द अदर पार्टी, ये एक एग्जांपल है। फिर पॉजिटिव सम गेम मतलब दोनों जीतते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इकोनॉमिक ट्रेड कि जिससे बोथ पार्टीज गेन फ्रॉम द डील। अगर हम बात करें कोई शेयर बाजार की बात करते हैं तो सपोज शेयर बाजार के अंदर कोई कंपनी है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है एक से ज्यादा कोई भी पार्टी, और अगर वो कंपनी मुनाफा करती है तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है और जो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है उसको भी बेनिफिट होता है। तो मतलब दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, तो उसको बोल सकते हैं हम विन विन गेम। और तीसरा जो एग्जांपल दिया गया है कि नेगेटिव सम गेम मतलब लूज लूज गेम, तो उसमें एग्जांपल दिया गया है वॉर। बोथ पार्टीज हार्मिंग ईच अदर। सपोज वॉर है तो वॉर में भी ऐसा होता है कि कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, लेकिन फिर भी जो भी अगर जीतने वाला है उसको भी नुकसान ही है, क्योंकि वो भी लॉस में रहेगा। उसके जो इकोनॉमिक लॉस होगा और दूसरा मैन पावर का लॉस होगा, तो मतलब जो दोनों पार्टी जो है वो यहाँ पे लूजर होगी। जीतने के बाद भी एक पार्टी जो है वो लूज होगी और दूसरी जो लूज है वो तो लूजर ही है। तो ये एक उसका एग्जांपल था लूज लूज गेम, नेगेटिव सम गेम। तो ये जो है ये थियरी, थ्री स्टेप थियरी जो है उससे हमें जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।